हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली यू ऑल आर हेल्दी। तो हम लोग रीड कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 ऑफ सिविक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। और इसमें हम टॉपिक नंबर 4.2 पर आए थे, जिसमें हम पार्लियामेंट डिस्कस कर रहे थे। और हमने कल के पार्ट में रीड किया था व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्यों ज़रूरी है। और मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट जो है वो फाइनल अथॉरिटी है जो कानून बनाती है। सारे कानून, जितने भी कानून हैं देश के, वो पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं पहले, और उसके बाद ही वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। और पार्लियामेंट कहीं ना कहीं एज अ कंट्रोल भी काम करती है, जो गवर्नमेंट को कंट्रोल करके रखती है। अगर गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन जो है पार्लियामेंट में पास आउट नहीं होता है, तो गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता नहीं रह जाता कि वो उस डिसीजन को या तो गिव अप करे, और अदरवाइज़ जो है पार्लियामेंट उसको खारिज कर सकती है, सरकार गिरा सकती है पार्लियामेंट। उसके बाद है मनी के जितने भी इश्यूज़ हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं। उसके बाद हाईएस्ट फोरम है, कोई भी डिबेट हो पब्लिक इश्यूज़ के बारे में, नेशनल पॉलिसीज़ के बारे में, वो सभी पार्लियामेंट में डिस्कस होती हैं, तभी वो एग्जिस्टेंस में आएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की। ये भी मैंने आपको बताया था दैट देयर आर टू हाउसेस इन आर पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। उन्हीं के बारे में आज आगे डिस्कस करेंगे हम इस पार्ट में। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. Which of the two houses is more powerful? It might appear that Rajya Sabha is more powerful, for sometimes it is called the upper chamber and the Lok Sabha the lower chamber. तो ये बात ठीक है कि राज्यसभा को अपर चैम्बर कहा जाता है, तो लेकिन जो राज्यसभा है उसको अपर चैम्बर कहा जाता है और लोकसभा को लोअर चैम्बर कहा जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर हैं और लोकसभा के पास कम पावर्स हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारे सिर्फ संविधान की भाषा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है, अपर हाउस और लोअर हाउस। दैट इज़ वाई हम राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। लेकिन हमारे संविधान ने लोकसभा को कुछ ऐसी स्पेशल पावर्स दी हैं जो कि राज्यसभा के पास नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा जो है वो ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा। और कैसे, वो हम कुछ पॉइंट्स में क्लियर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, एनी ऑर्डिनरी लॉज नीड टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेस, बट इफ़ देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेस द फाइनल डिसीजन टेकन इन अ जॉइंट सेशन इन विच द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस सिट टुगेदर। कोई भी ऑर्डिनरी लॉ पास करना हो अगर सरकार को, तो वो बोथ द हाउसेस में पास होगा। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा ने एक कानून को पास कर दिया तो वो पास हो जाएगा, या लोकसभा ने एक कानून को पास कर दिया तो वो पास हो जाएगा। नो, दोनों हाउसेस में जो है पास होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कानून अगर नया लाना है या कोई भी पॉलिसी नई अडॉप्ट की है देश ने, देश की सरकार ने, और अगर दोनों की में कुछ भी कोई डिस्प्यूट है या कोई भी डिफरेंसेस आता है उनके डिसीजन में, तो दोनों हाउसेस का एक जॉइंट सेशन होता है। जॉइंट सेशन यानी दोनों के मेंबर्स, दोनों हाउसेस के मेंबर, लोकसभा के भी और राज्यसभा के, इकट्ठे बैठकर उस पर फैसला लेंगे। और मेजॉरिटी जिसके हक में होगी, मेजॉरिटी मेंबर्स जिसके फेवर करेंगे जिस डिसीजन की, वही डिसीजन फाइनली लिया जाएगा। बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स द व्यू ऑफ लोकसभा इज़ लाइकली टू बी प्रिवेल इन सच मीटिंग्स। तो लोकसभा की जो राय है वो डेफिनेटली इम्पोर्टेंस रखती है, बिकॉज लोकसभा में मेंबर्स भी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा। लोकसभा के मेंबर नियर अबाउट 530 हैं और राज्यसभा के 250 के नियर अराउंड है। 250 मैक्सिमम हो सकते हैं राज्यसभा में मेंबर्स। तो हम अगर वैसे भी देखेंगे तो मेजॉरिटी लोकसभा की बनती है और लोकसभा के ही डिसीजंस ज़्यादा लिए जाते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स। ओनली द लोकसभा passes द बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। तो लोकसभा के हाथ में ये पावर है कि वो मनी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उन पर फैसले कौन लेगा, लोकसभा। और लोकसभा जो है बजट पास करती है गवर्नमेंट का, और कोई भी मनी से रिलेटेड कानून बनाना हो तो वो लोकसभा ही पास करती है। राज्यसभा के पास ये अधिकार नहीं है कि वो उसको रिजेक्ट करे। द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 days और सजेस्ट चेंज इन इट। द लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस। तो राज्यसभा जो है 14 days का डिले कर सकती है मनी रिलेटेड मैटर्स में। अगर वो चाहे तो वो ये कह सकती है कि 14 दिन वेट कीजिए, या ये कह सकती है कि कुछ ना कुछ चेंजेस कीजिए आप इसमें।
इट इज़ अप टू लोकसभा कि वो चेंजेस करती है या नहीं करती, वो उसकी सलाह मानती है या नहीं मानती. इट इज़ टोटली अप टू द लोकसभा. उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अब जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सारे के सारे कहाँ होते हैं? लोकसभा में. ओनली अ पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी एट द मेंबर ऑफ लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर. उसी मेंबर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है जिसके पास मेजॉरिटी होती है लोकसभा के मेंबर्स की. दोबारा से मैं अपनी लाइन रिपीट कर रही हूँ. जिसके पास लोकसभा के मेंबर्स की मेजॉरिटी होती है उसी को ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है. इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स से दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अगर लोकसभा के मेंबर जो हैं नो कॉन्फिडेंस शो कर दें, सरकार के ख़िलाफ़ जो हैं अपना हाथ खींच ले, या कह सकते हैं उनके फेवर में ना रहें, तो क्या होगा? सरकार गिर जाएगी. सारे के सारे मिनिस्टर्स और पीएम को जो है इस्तीफ़ा देना पड़ेगा अपने पोस्ट से, उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा अगर लोकसभा उनके साथ ना रहे, लोकसभा के मेंबर्स जो हैं उनके साथ ना रहे, तो नो कॉन्फिडेंस अगर वो शो कर दें तो. ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट. द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर. और ये पावर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स के पास है. राज्यसभा के मेंबर्स नो कॉन्फिडेंस शो नहीं कर सकते, और अगर करेंगे भी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. उसके बाद है हम आए हैं टॉपिक नंबर 4.3 पे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम with which we started this chapter? We find out that the person who signed the document did not take this decision. He was only executing the policy decision taken by someone else. We noted the role of the prime minister in taking that decision. तो हमने देखा ऊपर ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में हमने रीड किया था, और हमने देखा था कि ऑफिस मेमोरेंडम जो है उसमें उस ऑफिसर का कोई रोल नहीं था वो डिसीजन लेने में जिसने साइन किए थे उस ऑर्डर पे. तो रोल किसका था? प्राइम मिनिस्टर का था डेफिनेटली. तो प्राइम मिनिस्टर ने वो ऑर्डर निकाला था, और उसके बाद जो है ऑफिसर का रोल सिर्फ इतना ही था कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है. तो वी नोटेड द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन टेकिंग द डिसीजन, बट वी ऑल्सो नो दैट ही कुड नॉट हैव टेकन दैट डिसीजन इफ़ ही डिड नॉट हैव द सपोर्ट फ्रॉम लोकसभा. लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी वो डिसीजन नहीं ले सकता अगर उसके पास मेजॉरिटी नहीं है लोकसभा के मेंबर्स की. इन दैट सेंस ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द विश ऑफ द पार्लियामेंट. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में जो डिसीजन लिया गया प्राइम मिनिस्टर ने उसी को फॉलो किया, उसको एग्जीक्यूट किया सिर्फ. Thus, at different levels of any government, we find functionaries who take day-to-day decisions but do not exercise supreme powers on behalf of the people. तो हम कह सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में डिसीजंस लिए जाते हैं, लेकिन वो कोई सुप्रीम पावर नहीं है. जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं, वही सुप्रीम पावर है, वही डिसीजंस लेते हैं. All those functionaries are collectively known as executives. और जितने भी ये फंक्शनरीज लोग हैं, मीन्स टू से कि जो किसी डिसीजन को एग्जिस्टेंस में लाते हैं, किसी डिसीजन को वो लागू करते हैं और किस तरह से उसको आगे बढ़ाते हैं, तो उन सभी लोगों को क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूटिव्स. दे आर कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चेंज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं वो उनकी एग्जीक्यूशन में हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है. एग्जीक्यूशन यानी उनको मैं कहूँगी एग्जिस्टेंस में लाना, उसको डे टू डे लाइफ में कोई भी कानून पास हुआ है तो उसको कैसे लागू करना है, क्या क्या उसके लिए करना पड़ेगा, तो कौन से डिपार्टमेंट के पास वो मैटर जाएगा, ये सब देखना, ये सब करना जो है एग्जीक्यूशन कहलाता है. उसके बाद है दस वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट वी यूजली मीन द एग्जीक्यूटिव. द गवर्नमेंट क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव. तो लॉ मेकिंग मैंने बताया, लॉ मेकिंग क्या कौन सा इंस्टीट्यूशन है? पार्लियामेंट. उसके बाद है गवर्नमेंट जो है एग्जीक्यूटिव. तो लेजिस्लेचर आप
आपको मालूम चल गया कि लेजिस्लेचर जो था फर्स्ट, मैं कहूँगी लेवल था, फर्स्ट हमारा इंस्टीट्यूशन था जो कि पार्लियामेंट था, उसके बाद एग्जीक्यूटिव आता है, उसके बाद और जो कि गवर्नमेंट है। उसके बाद इसका सब टॉपिक है पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो ये कौन होते हैं? इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री 2 कैटेगरीज मेक अप द एग्जीक्यूटिव। वन इज़ दैट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर स्पेसिफिक पीरियड इज़ कॉल्ड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, हु आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? तो आपने लिखना है वन दैट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, वो पर्सन जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है, यानी नेता। जितने भी नेता हैं, जितने भी एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं, इसमें एमएलएज की बात हो रही है, स्पेशली एमपीज़ की बात हो रही है, उन मिनिस्टर्स की बात हो रही है जिससे लोगों ने जिताया है, जिनको सरकार में लाए हैं। तो वो सारे लोग जो हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहलाएंगे। और इनकी क्या ख़ास बात होती है? दैट दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ये एक पीरियड के लिए लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं, इसीलिए इनको कहा गया है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। Political leaders who take the big decisions fall in this category. In the second category, people are appointed on a long-term basis. This is called the permanent executive or the civil services. तो हमने नेताओं की बात कर ली, हमने पॉलिटिकल लीडर्स की बात की कि जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए चुने गए हैं, 5 साल 6 साल के लिए वो चुने गए हैं, उसके बाद वो चेंज हो जाएंगे, कोई और नेता आ जाएंगे, कोई और मिनिस्टर्स मंत्री बनेंगे। तो अब जो है हमारे जो दूसरी एग्जीक्यूटिव हैं वो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, यानी जितने भी सिविल सर्विसेज पे हैं, जो IAS IPS DC SP जितने भी हैं या ऑफिसर्स जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हमने मैं कहूँ लॉन्ग टर्म के लिए उनको अपनी सर्विसेज में रहना है, तो उन सभी को हम कहेंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव, क्योंकि वो भी कानूनों को लागू करने में बहुत हेल्प करते हैं। मैं कहूँगी वही हेल्प करते हैं, अगर देखा जाए तो सरकार के जितने भी डिसीजंस हैं उनको यही लोग, ये ऑफिसर्स जो हैं सिविल सर्विसेज के जो लोग हैं वही एग्जीक्यूट करते हैं। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। ये तब भी रहते हैं जब रूलिंग पार्टी चेंज होती रहती है, 5 साल 6 साल बाद। ऐसा नहीं होता है कि DC SP जो है, हो सकता है उनका ट्रांसफ़र हो जाए बट उनकी पोस्ट कहीं नहीं जाती, बट जो लीडर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो बदलते रहते हैं इलेक्शंस के बाद। उसके बाद है दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, बट मिनिस्टर्स जो हैं वो ऑफिसर से बड़ी पोस्ट पर हैं, तो उनको उनके अंडर काम करना पड़ेगा। जो ऑफिसर्स हैं दे वर्क अंडर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड असिस्ट देम इन कैरिंग आउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो ये ऑफिसर जो हैं हेल्प करते हैं मिनिस्टर्स की कि डे टू डे किस तरह से हमारा प्रशासन चलेगा, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, जो भी कानून या जो भी रूल लागू करना है एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए या एक पर्टिकुलर सिटी के लिए, वो किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, कैसे वो लागू होगा, वो सारा का सारा काम जो है किसका है? ऑफिसर्स का। कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन केस ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम? You might ask, why does the political executive have more power than the non-political executive? अब दिमाग में ये चीज़ आती है कि जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने IAS IPS का एग्ज़ाम क्रैक किया है, उसके बाद वो ऑफिसर्स बने हैं, तो ऐसे क्यों है कि जो लीडर्स हैं वो ज़्यादा अपर पोस्ट पे है, या वो उनको मैं कहूँ वो उनके अंडर है? ऐसा क्यों है? पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनके अंडर क्यों हैं IAS ऑफिसर्स? तो उसका जवाब ये है क्योंकि नेताओं को किसने चुना है? जनता ने चुना है, और हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, दैट इज़ वाई ये सब होता है। Why the ministers are more powerful than a civil servant? The civil servant is usually more educated and has more expert knowledge of the subject. जबकि जितने ऑफिसर्स हैं वो क्वाइट ऑब्वियस ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उन्हें ज़्यादा नॉलेज है क्योंकि वो ज़्यादा साल सर्विसेज में रहते हैं। The advisor working in the finance ministry know more than about the economics than the finance minister. तो ये ज़रूरी नहीं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएं उनको फाइनेंस की ज़्यादा जानकारी हो, बल्कि जो ऑफिसर्स हैं उस लाइन में उनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और डेफिनेटली उनको नॉलेज भी ज़्यादा है।
Sometimes the ministers may know very little about the technical matter that come under their ministry. They could easily happen in ministries like defense, industry, health, science and technology, mines, etc. Why should the minister have the final say on these matters? The reason is very simple. In a democracy, the will of people is supreme. तो मैंने आपको बताया था क्योंकि हम डेमोक्रेसी में हैं और डेमोक्रेसी में लोगों की जो राय होती है, लोगों की इच्छा सुप्रीम है. तो लोगों की इच्छा से नेता चुन के आए हैं, दैट इज़ वाई वो हायर पोस्ट पे हैं और उनके अंडर जो है ऑफिसर्स को काम करना पड़ता है. उसके बाद है द मिनिस्टर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, दस एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन देयर बिहाफ. जो मिनिस्टर है उसको लोगों ने चुना है और लोगों ने उसको किस लिए चुना है? ताकि वो उनके अकॉर्डिंग काम कर सके. तो इसीलिए मिनिस्टर्स के पास ज़्यादा पावर है. And she is finally answerable to people for all the consequences of her decision. That is why the minister take all the final decision. The minister decide the overall framework of the objectives in which decision on policy should be made. और वो answerable भी है लोगों को. तो जवाब कोई भी पॉलिसी, अगर कोई भी कानून आता है तो उसका जवाब किसको देना पड़ेगा? नेताओं को. डेफिनेटली उसी मिनिस्टर को देना पड़ेगा जिस मिनिस्टर के अंडर वो डिपार्टमेंट आता है और जिस मिनिस्टर ने वो ऑर्डर पास आउट किया है. The minister is not expected to be an expert in the matters of her ministry. The minister take the advice of the expert on all the technical matters, but very often experts hold different opinions or the place before her more than one option depending on what the overall objective is the minister decides. तो मिनिस्टर्स के पास उतनी नॉलेज नहीं होती है किसी भी मैटर को लेकर. तो अगर मिनिस्टर को कोई डिसीजन लेना है तो वो पहले एक्सपर्ट से कंसल्ट करते हैं उसके बारे में. तो और फिर एक्सपर्ट जो है वो 4-5 ऑप्शन उनके सामने रखते हैं. फिर जैसे कि मिनिस्टर का डिसीजन होता है फाइनल, उसी तरह से वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं. Actually, this happen in any large organization. Those who understand the overall picture take the most important decision, not the experts. The experts can tell the route, but someone with a larger view decide the destination. In a democracy, elected minister perform this role. तो डेमोक्रेसी में ये रोल जो है मिनिस्टर परफॉर्म करते हैं. वही देखते हैं कि क्या डिसीजन लेना है और क्या नहीं, क्योंकि वही आंसरेबल हैं लोगों के लिए भी. तो आज के पार्ट में इतना ही. कल हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में. थैंक यू वेरी मच फॉर